तो नेचुरल पे कर ही रहे थे जी सारे, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी का यूज़ लेने का मौका है हमारे पास और फ़ायदा है अब तो हमारे नए किसानों के पास कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की अवेलेबिलिटी हो गई है। देखिए मैं कह सकता हूँ ये तो पुरानी सोच की बात हो गई। अगर आप एक हर्ड बना करके नंदी रखते हैं और नेचुरल ब्रीडिंग करते हैं तो वो आप करिए, नो प्रॉब्लम। अगर आप एआई का नहीं इस्तेमाल करते तो आप लिमिटेड ऑप्शंस के साथ ब्रीड कर पाएंगे। जी, हमारे फार्म की गायें जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट पे भी गई हैं साहिवाल नस्ल की। उत्तर प्रदेश सरकार में भी चक गजरिया फार्म में गई हैं हमारे फार्म से गायें। वो जो बछिया के रूप में थी 5 साल पहले 6 साल पहले, तो मेरे को उसके 5 लाख रुपए ऑफर हुए थे। आप ये देखिए कि गाय को ट्रांसपोर्ट करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। लोग आज घरों पे गाय रखना तो चाहते हैं, गौ रक्षा के नाम पर जो दंगे फसाद होते हैं रास्ते में रोक करके। पहले जब आप भी कभी भी गाय लेने की सोचें तो ये प्लान करें कि ब्रीड में वो 100% प्योर होनी चाहिए। व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0, जी हाँ, जिसको हम व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते थे, अब उसकी दूसरे पड़ाव की शुरुआत हो चुकी है। देश में एक बार फिर से क्रांति आ चुकी है, क्योंकि देश में दूध का जो उत्पादन है वो दिन पे दिन कम होता जा रहा है, जिस कारण से सरकार ने व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 की शुरुआत की है। लेकिन ये शुरुआत होगी ब्रीडिंग को लेकर, एआई को लेकर और ईटीटी को लेकर। आज हम आ पहुंचे हैं रोहतक हरियाणा में, और यहाँ पर एक काफ़ी ट्रेडिशनल और पुराना फार्म है जो बरसों से पीढ़ी दर पीढ़ी देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन पर काम करता हुआ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अभिजीत खुराना जी। उनसे जानेंगे कि आखिर जो चैलेंजेस आते हैं ब्रीडिंग के दौरान वो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि अपने परिवार का एक आप इंट्रो, ताकि हमारे दर्शक ये जान पाएँ। वैसे तो पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आप बता पाएँ कि कैसे, कितने वर्षों से आप ये। जी, मेरे पिताजी का नाम श्री राजीव खुराना है, जो कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्डी हैं। और जो मेरे दादाजी मलिक कृष्ण लाल खुराना जी, उन्होंने हमारे खुराना डेयरी फार्म की स्थापना की थी। और अब मैं तीसरी पीढ़ी अभिजीत खुराना और मेरे ब्रदर युवराज हम इसको संभाल रहे हैं आगे। जी, देसी गायों की जब बात आती है, सरकार अब जोड़ दे रही है। एचएफ और जो दोगली गाय होती थी या जर्सी हॉलस्टीन फ्रीजन कहते हैं, उस पर बहुत काम हुआ, लेकिन अब सरकार भी ये कह रही है कि देसी गायों पे काम करो, जैविक खेती पे काम करो, नेचुरल फार्मिंग पे काम करो। तो आप क्या लगते हैं कि क्या चैलेंजेस आने लगे हैं आजकल? जैसे टेक्नोलॉजी भी आ गई है, ईटीटी आ गई है, एआई आ गई है, तो आप क्या अभी पहले की तरह नेचुरल उस पर काम कर रहे हैं या कुछ नहीं? अब पहले तो नेचुरल पे कर ही रहे थे जी सारे, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी का यूज़ लेने का मौका है हमारे पास और फ़ायदा है अब तो हमारे नए किसानों के पास कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की अवेलेबिलिटी हो गई है। और जितना हम टेक्नोलॉजी को अवेल करेंगे उतना ही हम प्रोग्रेस करेंगे। टेक्नोलॉजी के साथ लेकर के चलना तो बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन आज भी हम जब किसानों से मिलते हैं, पुराने जो गौ पालक कह लीजिए, गौ भक्त कह लीजिए, और इसमें हम गौराष्ट्र यात्रा में हैं, तो लोग ये कहते हैं कि जो एआई आप कर रहे हो ये कहीं ना कहीं अत्याचार है गौवंश के ऊपर, और ये जो नई नई टेक्नोलॉजी आप लेकर आ रहे हो, आपका क्या मानना है अगर आप इसको कॉमर्शियल लेवल पे जानते हैं तो? देखिए मैं कह सकता हूँ ये तो पुरानी सोच की बात हो गई। अब मेरे को जैसलमेर में कोई फार्म में कोई बुल पसंद है तो मैं रोहतक से कैसे उसको, जैसे ही मेरी काऊ हीट पर आए, मेट कराने ले जाऊंगा। तो मेरे को तो अगर ब्रीड पे सुधार करना है तो सीमन का ही प्रयोग करना पड़ेगा जी। अगर आप एक हर्ड बना करके नंदी रखते हैं और नेचुरल ब्रीडिंग करते हैं तो वो आप करिए, नो प्रॉब्लम। अगर आपको ब्रीड पे काम नहीं करना, नेचुरल ब्रीडिंग करते रहिए एक ही नंदी से। इन ब्रीडिंग का भी शिकार होएंगे, लाइन ब्रीडिंग का भी शिकार होएंगे। टेक्नोलॉजी का अगर आप एआई का नहीं इस्तेमाल करते तो आप लिमिटेड ऑप्शंस के साथ ब्रीड कर पाएंगे। अच्छा, आप इतने बड़े ब्रीडर में आपका नाम शुमार है, 3 पीढ़ी दर पीढ़ी आपका फार्म आया, और यहाँ पर देखेंगे इतने सुंदर सुंदर नस्ल की यहाँ पर गौ माता हैं, थारपारकर नस्ल की। तो आपकी अगर हम बात करें तो आपका जो माइलस्टोन आपने जीवन में, जैसे आपने बताया कि दादा परदादा भी ये करते थे, तो आपके यहाँ की फार्म की गाय और नंदी कहाँ कहाँ तक गए हैं? कुछ ऐसे आपके पास आंकड़े हो तो? जी, हमारे फार्म की गायें जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट पे भी गई हैं साहिवाल नस्ल की। उत्तर प्रदेश सरकार में भी चक गजरिया फार्म में गई हैं हमारे फार्म से गायें। और अलग अलग स्कीम में भैंसें बहुत गई हैं हमारे। गायें तो बहुत ज़्यादा नहीं हम व्यापार करते, व्यापार हम भैंसों का ज़्यादा करते हैं। अच्छा जी, लेकिन अब स्टेटस सिंबल हो गया। आप देखते हैं कि जो संपन्न लोग हैं वो भी अपने घरों में गाय रख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने पुंगनूर गाय के साथ फोटो डाला बीते दिनों, और तमाम जो दिल्ली में लुटियन जोन में मंत्री रह रहे हैं वो, उनका भी गौ प्रेम कहीं ना कहीं जाग रहा है या फिर अब कैमरे के सामने आ रहा है। तो इसको किस तरीके से लेते हैं? जब आप छोटे रहे होंगे तब इतना मुझे लगता है कि गायों का फिर भी लोगों में क्रेज़ नहीं होगा, लेकिन अब लोग फिर से लौट रहे हैं, देख रहे हैं कि तमाम लोग गाय के प्रति आकर्षित। जी नहीं, मैंने अभी आपको सबसे पहले जो गौ माता दिखाई, वो जो बछिया के रूप में थी 5 साल पहले 6 साल पहले, तो मेरे को उसके 5 लाख रुपए ऑफर हुए थे। उसी दिन से मैंने संकल्प कर लिया था कि मैं तो काऊ को सेल ही नहीं करना, क्योंकि आज इसकी इतनी वैल्यू तो आगे जाकर कितनी हो जाएगी। ठीक है, लोग अब जागरूक हो रहे हैं, रख रहे हैं, लेकिन और बहुत चैलेंजेस हैं।
आप ये देखिए कि गाय को ट्रांसपोर्ट करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। लोग आज घरों पे गाय रखना तो चाहते हैं, गौ रक्षा के नाम पर जो दंगे फसाद होते हैं रास्ते में रोक करके, तो वो चैलेंजेस भी हैं। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आजकल लोग कहते हैं कि देसी जो गाय है वो दूध कम देती है, कॉमर्शियल लेवल पे वो वायबल नहीं है। तो अगर बात करें एज अ ब्रीडर, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या ब्रीडिंग में इतना पैसा है कि जिससे कि जो उनका काम है, जैसे अगर वो कॉमर्शियल डेयरी चलाते हैं तो वो वायबल हो सकता है? क्योंकि मेन जो किसान फोकस करता है वो दूध पे फोकस करता है। अगर ब्रीडिंग पे आए तो क्या वो अपनी आय बढ़ा सकता है? उनको क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? नहीं, ब्रीडिंग में तो डेफिनेटली अगर आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं तो आपको अच्छा प्राइस मिलता ही है अपने एनिमल का। लेकिन प्रोडक्शन, आप सही कह रहे हैं कि प्रोडक्शन के पीछे लोग भागते हैं तो दूसरी नस्लें रखते हैं। इनमें अभी प्रोडक्शन में इतनी वो नहीं है। तो पहले तो अभी जी मकसद होना चाहिए कि घर घर पहुंच जाएं। कमर्शियल डेयरीज में इनके बड़े बड़े फार्म लगें, ये तो बाद की बातें हैं। अभी तो इनकी कंजर्वेशन और नस्ल सुधार पर ही काम करना पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो मेन चीज़ ये है। और अगर कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहें ब्रीडिंग को लेकर, जैसे जो लोग मन बना रहे हैं ब्रीडिंग करने का, तो उनको क्या ऐसे 3-4 सजेशन आप देना चाहेंगे कि वो ये करें और ये ना करें? क्योंकि आजकल युवाओं का काफ़ी रुख है। IIT IIM करने के बाद में लोग, अभी हम बीते दिनों फ्लाइंग बीस्ट के नाम से गौरव तनेजा हैं, उन्होंने गौराष्ट्र यात्रा में अपना योगदान दिया, इस यात्रा को उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, तो वो भी जुड़े हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो रोल मॉडल आजकल युवाओं के हैं वो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उनको क्या देना चाहेंगे ऐसा संदेश कि भैया, ताकि वो लंबे समय तक इसमें टिके रहें? क्योंकि बहुत से ऐसे मैसेजेस हम देखते हैं कि वो लोग 3 साल 2 साल करके वो चले जाते हैं वाइंड अप करके। देखिए, पहले जब आप भी कभी भी गाय लेने की सोचें तो ये प्लान करें कि ब्रीड में वो 100% प्योर होनी चाहिए। दूध में चाहे फिर भी 2-4 लीटर कम ज़्यादा हो, ब्रीड उसकी 100% प्योर होनी चाहिए। प्योर ब्रीड पे काम करेंगे तो मिल्क प्रोडक्शन अच्छा सीमन यूज़ करके, अच्छा बोल यूज़ करके आप बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। और आप ये ना सोचें कि एक ही साल का काम है, 2 साल में हम एकदम से फार्म सेटअप कर लेंगे और कामयाब हो जाएंगे। ब्रीडिंग इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, पेशेंस का काम है। जितना पेशेंस आप में होगा उतना ही आप कामयाबी हासिल कर पाएंगे। इज़ नॉट अ ओवरनाइट जॉब। रातों रात कुछ भी हासिल होगा। ये जो नंदी है इसके बारे में कुछ बताइए। जी, हमारा होम ब्रेड नंदी है। इसकी माता पीछे देख रहे हैं। इसकी माता को हम सूरतगढ़ फार्म से लेकर आए थे, और ये आप TP 501 का बच्चा है, जो कि हिसार फार्म सबसे पुराना फार्म है गवर्नमेंट का हरियाणा में। और अगर बात करें एक अच्छे नंदी की क्वालिटी की, तो कैसे आप पहचान कर पाते हैं? जी, नंदी शांत होना चाहिए, फिट होना चाहिए ब्रीडिंग में जी। मिल्क रिकॉर्ड, मेन तो जी मिल्क रिकॉर्ड होना चाहिए मदर का। अच्छा, अच्छे रिकॉर्ड की मदर का बच्चा ये हमेशा हर्ड में रखना चाहिए। फिर ब्रीड कैरेक्टर में 100% प्योर होना चाहिए। फीचर्स में, जिस ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं उस ब्रीड के फीचर्स में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण चर्चा रही। गौराष्ट्र यात्रा में हम हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों को, अपने किसान भाइयों को देते रहेंगे। और ब्रीडिंग को लेकर जो जानकारी आपको इस यात्रा में मिलेगी गायों को लेकर, तो आप ये इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई भी प्रतिक्रिया है तो हम आपके क्षेत्र तक भी पहुंचेंगे। ये यात्रा निरंतर ऐसी ही चलती रहेगी। और आप एक बार फार्म दिखाएं, कितनी सुंदर सुंदर नस्ल की यहाँ पर गौवंश है और इन पर बहुत काम किया गया है। तो आप देख सकते हैं आगे जो गाय खड़ी हैं, ये सब थारपारकर नस्ल की सुंदर सुंदर गौ वंश आप देख पाएंगे। और इस फार्म का यही उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक जो गायें हैं उनकी ब्रीडिंग पर, उनके दूध पर, उनकी क्वालिटी पर काम किया जाए। और उसमें समय लगता है, जैसे खुराना जी ने हमको बताया कि रातों रात कोई भी आपको सक्सेस नहीं मिल पाती, उसमें टाइम लगता है, समय लगता है, जब जाके जो मुकाम है वो हासिल होता है। तो आप भी अगर ब्रीडिंग पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग से क्या होता है, आपको एक आय मिलती है। और जब दूध आपके पास नहीं रहता गाय का, तो उसके गोबर गौमूत्र का प्रयोग करके आप अपनी खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे प्राकृतिक खेती आप कर सकते हैं। इसके अलावा साल में अगर आपके पास गौवंश जुड़ता है तो आप उसकी मदद से आगे भी अपने फार्म को सस्टेन करा सकते हैं, और एक जो मुश्त आय होती है वो किसान के पास बनी रहती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें खबर किसान की। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। इस गौराष्ट्र यात्रा में आपका निरंतर स्वागत है।